क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? जल्दी बोले यार। क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो क्लियर है? जल्दी जल्दी बता यार, जल्दी बता, जल्दी बता। ओके, तो नाम सुना सुना लग रहा है। हमने क्लास 9th में भी ये चैप्टर पढ़ा हुआ था पॉलिनोमियल, लेकिन हम वहाँ पर बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़े थे। जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो टर्म होता है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। अरे हाँ सर। और हमने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट पढ़ा था जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, यानी उसकी वैल्यू फिक्स होती है। और फिर हमने पढ़ा था वहाँ पर कोएफिशिएंट पढ़ा था। कोएफिशिएंट को हम क्या कहते थे कि जो वेरिएबल के साथ जो है, वेरिएबल के जो बाजू वाला टर्म है उसे हम क्या कहते थे? कोएफिशिएंट कहते थे। अरे हाँ सर। और हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर? और सर हमने ये पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है बेटा? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। इतने सारे बेसिक बेसिक चीज़ें हमने पढ़ रखी थी, तो वो आना चाहिए आपको। और फिर हमने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा था फैक्टराइजेशन। क्लास 8 में हमने क्या पढ़ा था बेटा? फैक्टराइजेशन पढ़ा था। अरे हाँ सर। तो हमें फैक्टराइजेशन आनी चाहिए बेटा। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर में आप जाकर फैक्टराइजेशन इजी से सीख सकते हो। अरे हाँ सर। तो हम क्या करने वाले हैं अब यहाँ पर? पॉलिनोमियल का स्टार्ट करेंगे बेटा। तो पॉलिनोमियल में हम कैसे टाइप के सवाल आते हैं? सबसे पहली बात बेसिक डिग्री के ऊपर सवाल आते हैं, या फिर आपके ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल आते हैं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का। और फिर आपको क्या कर दिया जाएगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दी जाएगी और आपको उसके जीरोस बताने पड़ेंगे। और फिर वहाँ पर एक रिलेशनशिप आती है बेटा, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, वो बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर देखना, आपको टाइप 4 में सवाल आते हैं कि आपको सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दी जाएगी और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने पड़ेगी। और फिर कैसे आते हैं? फाइंडिंग अननोन, या फिर आपको एक कोई भी सा भी एक क्या करेगा टर्म को, वो क्या कर देगा? अल्फाबेट दे देगा। जैसे के दे देगा, जेड दे देगा, वाई दे देगा, एक्स दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा। उसकी वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे। कैसे काटेंगे सर? उसकी वैल्यू काटने के लिए जीरोस दे दिए जाएंगे। या फिर थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो मिसलेनियस में आते हैं वो वाले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल क्या होती है। सर पॉलिनोमियल का मतलब होता है, बहुत ज़्यादा टर्म्स को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन कुछ इस कदर होती है बेटा, यहाँ से नोट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया फिर भी आपका काम बन सकता है। पॉलिनोमियल के मतलब ये होता है कि जो सबसे एक्स की जो सबसे बड़ी पावर से लेकर छोटी पावर के लिखने की जो फॉर्मेट को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। एक्स की सबसे बड़ी पावर जो है उसे पहले आएगी, उसके बाद उसके छोटी आएगी, उसके बाद उससे छोटी आएगी, जाते 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 एक्स की पावर 0 तक लिखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं बेटा। और यहाँ पर देख लेना, डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उसके हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं बेटा। अगर डिग्री 0 है तो हम उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी जनरल फॉर्म्स। अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अरे हाँ सर, यहाँ पर उनके जनरल फॉर्म लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखो ए 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ए 0 हो गया तो यहाँ पर देखो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर, और बी बचेगा यानी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, यानी बी एक्स प्लस सी बचेगा, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्यूबिक में ए 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए 0 होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। अगर बाई क्वाड्रेटिक में ए 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है तो उसे कांस्टेंट कहते हैं, डिग्री 1 रही तो लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 रहेगी तो क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 3 रहेगी तो क्यूबिक कहेंगे, डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। अरे हाँ सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है बेटा? यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसका जनरल फॉर्म है बेटा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ऐसा लिखा हुआ है। या फिर
ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्राइट लाइन बनेगा बेटा। कैसा बनेगा, स्ट्राइट लाइन बनेगा बेटा। और एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा बेटा, वो -b/a, 0 पे क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, यानी इस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा और इसे हम 0 कहेंगे। क्या कहेंगे, इस पॉइंट को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है कुछ इस कदर, यहाँ पर देखना a² + bx + c दे रखी है। तो यहाँ पर देखो a 0 नहीं होना चाहिए। और एक अगर इसे आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ऐसे शेप आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ऐसे शेप, ऐसे और ऐसे शेप देखने को मिलेंगे। इन दोनों शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं बेटा, पैराबोला कहते हैं। ये अपवर्ड पैराबोला है और ये क्या है, डाउनवर्ड पैराबोला है बेटा। ऐसे शेप आपको देखने को मिल सकते हैं ग्राफ में। और फिर यहाँ पर देख लेना, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पर देखना, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोस आएंगे। यानी अगर डिग्री एक पॉलिनोमियल की 4 है तो उसके 4 जीरोस मिलेंगे हमें। अगर डिग्री 5 है तो उसके 5 जीरोस मिलेंगे। अगर डिग्री 3 लिखी हुई है तो कितने जीरोस मिलेंगे बेटा, 3 मिलेंगे। अगर डिग्री 1 लिखी हुई है तो उसका 1 ही जीरो मिलेगा। अगर डिग्री 5 लिखी हुई है तो 5 मिलेंगे। अगर डिग्री 2 लिखी हुई है तो क्या मिलेंगे बेटा, 2 जीरोस मिलेंगे। वही तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 2 जीरोस देखने को मिल सकते हैं बेटा। क्योंकि अगर डिग्री क्यूबिक है बेटा, यहाँ पर देखना क्यूबिक इक्वेशन में कितने जीरोस देखने को मिलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में, सर हमें डिग्री 3 है तो 3 जीरोस देखने को मिल जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखना जैसे मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है एट कोई पॉइंट, यहाँ पर देखना एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल लिखेंगे f of x is equal to f of x is equal to x² + 2 ले लेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, x² आ रहा है, डिग्री 2 आ रही है, x² + 2। और मुझे बताना है कि at x is equal to 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, at x is equal to 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी x की जगह हमें क्या डालना है, 1 डालना है। at x is equal to 2 होता तो x की जगह 2 डालेंगे। at x is equal to 3 होता तो 3 डालेंगे। at x is equal to 4 होता तो 4 डालेंगे। अरे हाँ सर, यहाँ पर देखना x की वैल्यू 1 पर है तो x की वैल्यू हमें 1 पर बतानी है, तो क्या करेंगे हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दी, 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 1 होता है। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। at x is equal to 2 की वैल्यू, at x is equal to 2 पर हमें वैल्यू बतानी है इस पॉलिनोमियल की, तो कैसे बताएंगे। यहाँ पर देखना हम क्या करेंगे, x की जगह 2 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 + 2 हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। at x is equal to 3 होता तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 9 + 2 कितना होगा, 11 हो जाएगा बेटा। अरे आंसर, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू काटनी आ गई है। at x is equal to a पर बताना है मुझे, at x is equal to a, तो क्या करेंगे, x की जगह a डाल देंगे, a² + 2 हो जाएगा। तो उसे लिखने का, जहाँ पर भी a है ना बेटा, जहाँ पर भी x है बेटा, वहाँ पर a आपको डालते जाना है। तो यहाँ पर वही लिखा है, at x is equal to a पर कैसे डिफाइन करेंगे, f of a, x की जगह पे a डालने पर डिफाइंड होगा बेटा। रहे यहाँ सर, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, 0 को देखो यार, 0 का नाम भी सेम है, रूट का नाम भी सेम है, और फिर 0 रूट सोल्यूशन, तीनों का नाम का मतलब एक ही है बेटा। 0 रूट सोल्यूशन तीनों का मतलब एक ही होता है बेटा। यहाँ पर देखना, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है x के ऐसे वैल्यूज जो जिन्हें हम पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। यहाँ पर देखना, x के ऐसे वैल्यूज जिन्हें हम पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। x के ऐसे वैल्यूज जिन्हें हमें पॉलिनोमियल में डालेंगे तो आंसर कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। और यहाँ पर देखना ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यहाँ पर देखना, अगर आपका पॉलिनोमियल x एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा यानी जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, जितनी बार x एक्सिस को काटेगा, उतने आपके जीरोस होंगे बेटा, और उतनी ही डिग्री होगी आपके पॉलिनोमियल की।
नेक्स्ट यहाँ पर देखना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया हो और उसके जीरोस पता करने पड़ेंगे, तो क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा बेटा, अगर आपको सॉल्व करके उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाना है। सॉल्व कैसे होगा बेटा, यहाँ पर देखना कुछ और दे देगा वो, उसे क्या करना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आना है। एक बार कन्वर्ट होने के बाद क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज हमने पढ़ रखा है, फैक्टराइज करना हम जानते हैं। अरे हाँ सर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। जितने भी फैक्टर्स मिलेंगे उसे हम क्या करेंगे, जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसे सॉल्व करेंगे और x के दो वैल्यूज मिलेंगे बेटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है। x के दो वैल्यूज मिलेंगे बेटा, एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम क्या होगा बेटा बीटा। एक का नाम क्या होगा बेटा अल्फा होगा, दूसरे का नाम क्या हो जाएगा बेटा बीटा हो जाएगा। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अगर हम सम ऑफ द जीरोस करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना। कंपेयर करने के लिए मैं पूछूंगा तो मुझे बता देना वहाँ पर। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा पूछूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अगर मैं आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछूं, अगर मैं आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछूं कितना हो जाएगा बेटा, सी बाई ए हो जाएगा। सी बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सी क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है और कांस्टेंट जो है हमारा यहाँ पर सी है बेटा, याद रख लेना ये बात। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है। अरे हाँ सर, हमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिल जाता है यहाँ पर, अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है तो उसके 3 जीरोस निकलेंगे। एक का नाम अल्फा होगा, दूसरे का नाम बीटा होगा, तीसरे का नाम गामा होगा। और यहाँ पर देखना तीनों का सम इसका इक्वल होता है और ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आएगा और तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो इतना आएगा बेटा। ये वाले रिलेशन आपका मिसलेनियस प्रॉब्लम में यूज आएंगे, ये वाले तो डायरेक्ट यहाँ पर यूज आ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है। अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो उसके 4 जीरोस आएंगे। एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा, तीसरे का नाम गामा, चौथे का नाम डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा बेटा 4 जीरोस निकलेंगे। चारों का सम इसका इक्वल होगा बेटा। ये चारों रिलेशन आप याद रख सकते हो। वैसे इसके ऊपर बहुत 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 कम सवाल आते हैं बेटा, 0.000001% इसके ऊपर सवाल आते हैं बेटा। सिर्फ आप ये 2 रिलेशन याद रखेंगे तो आपका 95% काम बन जाएगा। बाकी मिसलेनियस अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा बेटा, याद रख लेना। इस पर भी बहुत कम सवाल आते हैं बेटा, बहुत 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 कम सवाल आते हैं इसके ऊपर भी, लेकिन इसके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको देखो यार, यहाँ पर एक बात है, अगर आपको मैंने जीरोस दे दिया और पॉलिनोमियल दे दिए, पॉलिनोमियल में एक का टर्म का मैंने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेट में दे दिया। जैसे आपको क्या कर दिया मैंने, पॉलिनोमियल में एक टर्म को मैंने क्या कर दिया, के नाम दे दिया या फिर जेड नाम दे दिया और आपको उसको बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। ऐसे वाले सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं बेटा। यहाँ पर देखो मैंने पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, जीरोस आपको दे रखे हैं, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे बताओगे, आपको क्या करना है, जीरोस की वैल्यू को आपको पॉलिनोमियल में डालना है। जीरोस की वैल्यूज को क्या करोगे, पॉलिनोमियल में डाल दोगे तो आपके वहाँ से आपके के की वैल्यू वहाँ पर मिल जाएगी बेटा। एक्स की जगह पर आपके जीरोस डालना है तो आपको के की वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी बेटा। अगर आपको यहाँ पर देखो, अगर आपको जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, अगर आपको जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है तो क्या करोगे बेटा, ये वाले रिलेशन से आप इजीली अल्फा बीटा होंगे ना, यहाँ पर देखो जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा होंगे, तो आप यहाँ से इजीली इस वाले फॉर्म को याद रखकर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो बेटा। डिग्री के ऊपर सवाल देखना, डिग्री के ऊपर एक सवाल मैं बताऊंगा, बाकी सब सवाल आप करोगे। यहाँ पर देख लेना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है। डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है सर, यहाँ पर 3 है, तो हमारी डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस वाले सवाल में देख लेना, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है सर, 1 होती है, हम जानते हैं।
सारे सवाल एकदम स्पीड में करेंगे बेटा। यहाँ पर देखना वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर 3 है तो आंसर 3 निकल के आ जाएगा। वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 3 है तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखना वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है 3 3 2 2 नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है 4 है, आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिग्री बतानी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 4 है तो आंसर 4 आ जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा 4 है तो आंसर 4 आ जाएगा। अरे आंसर जो भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा। ये वाले भी सवाल बहुत इजी होते हैं, देख लेना। डिग्री से भी आसान होते हैं बेटा। आपको ऐसा ग्राफ दे दिया जाएगा, सिर्फ आपको क्या देखना है एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कितने बार काट रहा है, एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है। ये वाला आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, ये वाला पॉलिनोमियल आपको दे रखा है तो आप क्या करोगे बेटा एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है। यहाँ पर एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपके जीरोस कितने आएंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 आएंगे। एक्स एक्सिस पर कितनी बार काटेगा उतने जीरोस आएंगे बेटा। अरे हाँ सर। नेक्स्ट वाला सवाल देख लेना। ये वाली जो है हमारी वाई एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाली एक्स एक्सिस पर है। आपको देखना है एक्स एक्सिस पर ये वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर नहीं काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 0 हो जाएंगे बेटा। और फिर यहाँ पर देखना ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है और ये वाला हमारा पॉलिनोमियल है बेटा। पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है सर, एक बार काट रहा है। अरे हाँ बेटा एक बार काट लिया इसने तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा, यानी 1 0 होगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना एक्स एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा। कितने जीरोस होंगे इसके 3 हो जाएंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर देख लेना बहुत आसान सवाल है। यहाँ पर कितनी बार काटा इसने, एक बार काटा, दूसरी बार काटा, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितने जीरोस आएंगे 2 जीरोस आएंगे। यहाँ पर देखना एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, चौथी बार काटा, यानी कि 4 बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 4 आएंगे सर। अरे हाँ सर। यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, यानी कितनी बार काटा 3 बार काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3 आएंगे सर। अरे हाँ सर जो भी आपने कहा बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं नेक्स्ट पेज में। ऐसे वाले सवाल आप इजीली कर सकते हो, बस आपको देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा। समझ में आ गया होगा बेटा बात। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना फाइंड द नंबर ऑफ, यहाँ देखना फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या करना है यहाँ पर जीरोस मालूम करना है। इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन आना पड़ेगा, लेकिन बेसिक आइडिया मैं यहाँ पर देता हूँ। फैक्टराइज कैसे करेंगे एक क्वेश्चन के लिए तो बता ही देते हैं फैक्टराइज कैसे करना है। ऐसे वाले आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और जो हमारा कांस्टेंट है दोनों को विथ साइन मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, 1 इंटू -8 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखना जो हमारा मिडिल वाला पार्ट है, यानी एक्स का कोएफिशिएंट जो है उसी साइन के साथ क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, साइन के साथ यहाँ लिखेंगे। अब आपको क्या करना है 2 नंबर सोचने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा 2 नंबर सोचने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट, यानी 2 नंबर्स ऐसे सोचेंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें -2 आए। सोचो यार सोचो जल्दी सोचो। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करने पर ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर -8 आए, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर -2 आए। सर ऐसे नंबर हैं हमारे पास। यहाँ पर देखो 4 और 2 हैं, 4 और 2 है बेटा। यहाँ पर देखना 4 और 2 है, 4 2 से कितने होते हैं 8 होते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर -8 आना चाहिए। या हम क्या करेंगे यहाँ पर -4 + 2 ले लेंगे, -4 + 2 ले लेंगे। ऐसे 2 नंबर जिन्हें प्रोडक्ट करने पर, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए। और फिर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए -2 आना चाहिए। अरे हाँ सर ये आ रहा है। ओहो हो सर। यहाँ पर देखना
इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ रहा है, ऐड और सेपरेट करोगे तो -2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा 2x था, 2x की जगह अब हम क्या लिखेंगे, -4x + 2x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, -4x + 2x लिखेंगे। और फिर इन दोनों टर्म को देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है x को, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो x बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। प्लस यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा, +2 कॉमन है, +2 बाहर ले लिया हमने, तो क्या बचेगा, x - 4 बचेगा। और इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x - 4 कॉमन है। x - 4 को हमने क्या कर दिया, बाहर काट दिया, तो बचेगा क्या, x + 2 बचेगा, x + 2 बचेगा। और हम इसे क्या करते हैं, 0 के साथ इक्वेट करते हैं, 0 के साथ इक्वेट करते हैं। और हमने अगर 0 के साथ इसे इक्वेट कर दिया तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ से क्या बनेगा बेटा, x + 2 = 0 बनेगा और x - 4 = 0 बनेगा बेटा। 0 के साथ हमने इक्वेट कर दिया, ये प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, x = +4 हो जाएगा, x = 4 हो जाएगा बेटा। और हम जानते हैं अल्फा + बीटा क्या होता है, ये मैंने आपको लिखाया भी था। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा × बीटा क्या होता है सर, अरे सर हम जानते हैं अल्फा × बीटा क्या होता है बेटा, C/A होता है। वही यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई कर रहे हैं हम। सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा + बीटा होता है। सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा × बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा × बीटा कितना होता है, = C/A। अरे आया, जल्दी बोलिए यार, आया कि नहीं आया ये वाला आइटम, ये वाली चीज़ आएगी नहीं आई। अल्फा + बीटा कितना होता है, -b/a होता है। और अल्फा × बीटा क्या होता है, C/a होता है। यहाँ पर a b c क्या है बेटा, a जो है कोएफिशिएंट ऑफ x² है, b जो है कोएफिशिएंट ऑफ a है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। और फिर यहाँ पर c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। a जो है x² का कोएफिशिएंट, b जो है x का कोएफिशिएंट, c जो है कांस्टेंट है बेटा। यहाँ पर देखना, सम ऑफ द जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा + बीटा है। अल्फा + बीटा कितना हो रहा है हमारा, अल्फा + बीटा हो रहा है, यानी अल्फा, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, अल्फा + बीटा कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं, अगर ये 2 हो रहा है और ये किसके इक्वल है बेटा, -b/a के इक्वल है, तो -b/a कितना हो रहा है हमारा, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी किसके इक्वल हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया बिल्कुल सही आया, अल्फा + बीटा किसके इक्वल आ रहा है, -b/a के इक्वल आ रहा है। अरे हाँ सर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा × बीटा काटेंगे। अल्फा × बीटा काटने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ रहा है। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, C/A के इक्वल होता है। C की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर -8/में a की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे -8/1। वो भी किसके इक्वल आ रहा है बेटा, -8 के इक्वल आ रहा है। यानी कि हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है सर, अल्फा + बीटा की वैल्यू भी सही आ रही है, अल्फा × बीटा की वैल्यू भी सही आ रही है, तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखना, हमें फैक्टराइज करने आना पड़ेगा बेटा। यहाँ पर देखना, हमें ऐसे नंबर सोचने चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड और सेपरेट करने पर -4 आए। यहाँ पर देखना कैसे मिलेंगे। -4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। -2 लिख लिया तो इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा, 2s कॉमन आएगा। 2s को हमने बाहर कर लिया तो क्या बचा, 2s - 1 बचा। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, यहाँ से -1 कॉमन कर लिया। -1 को कॉमन कर लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2s - 1 बचा। 2s - 1 बचा तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों
दोनों टर्म में क्या कॉमन था, 2s माइनस 1 कॉमन था, बचा हुआ टर्म 2s माइनस 1 को हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर एक शॉकिंग आपको बात पता चलेगी, इसके दोनों के दोनों वैल्यूज सेम आएंगे, इसके दोनों के दोनों वैल्यूज सेम आएंगे और किसके इक्वल आएगी, अगर आप इन्हें 0 के इक्वेट करोगे तो इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, 1/2 आएगी और दूसरी वैल्यू भी 1/2 आएगी। अल्फा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2 आएगी। अल्फा इंटू बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो रहा है। और ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है बेटा, माइनस बी बाई ए के इक्वल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, माइनस इंटू -4 आना चाहिए था, माइनस इंटू -4 आना चाहिए था। तो ये भी किसके इक्वल हो रहा है बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगा, काट पीट के 1 के इक्वल हो रहा है। यानी सम ऑफ द जीरोस हमारा वेरीफाई हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे, अल्फा इंटू बीटा काटेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है, हाफ इंटू हाफ कितना होता है, 1/4 होता है। और हम क्या जानते हैं, सी बाई ए के इक्वल होता है, सी की वैल्यू सॉरी बेटा, सी की वैल्यू 1 है यहाँ पर। और क्या है, सी बाई ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 है, सी बाई ए की वैल्यू भी कितनी हो रही है, 1/4 हो रही है। यानी कि जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे हम। यहाँ पर देखना, नेक्स्ट हम 7x को क्या लिख सकते हैं, -9x + 2x लिख सकते हैं। फैक्टराइज करा हमने, फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। फैक्टराइज करे हमने, फैक्टराइज करने के बाद इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 3x कॉमन निकल सकता है। अरे हाँ सर, 3x हमने कॉमन कर लिया। 3x कॉमन करने के बाद जो बचा हुआ टर्म था उसे हमने यहीं पर लिख लिया और इन दोनों में हमने +1 कॉमन कर लिया और बचा हुआ टर्म हमने ऐसे ही लिख दिया। और इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों में से कॉमन काट लिया और बचे वाले टर्म को एक जगह पर लिख दिया और इन दोनों को क्या कर दिया, हमने 0 के साथ इक्वेट कर दिया। अगर हमने 3x + 1 को 0 के साथ इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू -1/3 मिल रही है। 2x - 3 को = 0 इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू 3/2 मिल रही है। अल्फा प्लस बीटा काटेंगे तो कितना आ रहा है, 7/6 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू -b बाई ए। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस काट रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, दोनों का प्रोडक्ट काट रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है बेटा, वो इक्वल आ रहा है -1/2 के इक्वल आ रहा है। और हम c बाई ए की वैल्यू काटेंगे तो भी -1/2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सेम सवाल है बेटा, यहाँ पर देखना थोड़ी सी आपको चालाकी यूज करनी पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 4u कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, 4u कॉमन है। आपने 4u को बाहर काट लिया तो क्या बचा, तो आपके पास बचेगा u + 2 बचेगा बेटा। क्या बचेगा, u + 2 बचेगा और दोनों को क्या करना है, 0 के साथ इक्वेट करना है। 4u = 0 और u + 2 = 0 को साथ इक्वेट करेंगे तो u की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, यहाँ से -2 आएगी, यानी अल्फा बीटा हमें मिल चुका है। अल्फा प्लस बीटा काटेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा काटेंगे तो हमें इतना आ जाएगा जो कि इक्वल होगा, ये वाला इक्वल होगा -b बाई ए के साथ, ये वाला होगा c बाई ए के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़्यादा चालाकी यूज़ करनी पड़ेगी आपको। हम देखना यार, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है उसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। अंडर रूट का स्क्वायर लिखेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के वही नंबर आ जाएगा। तो हमने 15 को क्या कर लिया है, यहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर लिख दिया। और एक फॉर्मूला आप जानते हो, a² - b² किसका इक्वल होता है, a + b इंटू a - b के इक्वल होता है। a + b इंटू a - b के इक्वल हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं। अगर हमने इस वाले टर्म को 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा -√15 आएगा और यहाँ से +√15 आएगा। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमें पता चल गई है। अल्फा प्लस बीटा काटेंगे तो हमें यहाँ से एक आंसर मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा काटेंगे, यहाँ से एक आंसर मिलेगा बेटा। अरे हाँ सर, बिल्कुल आसान सवाल था, अच्छा सवाल है बेटा। ये वाली चालाकी स्टेप आपको करनी पड़ेगी। कोई भी नंबर है तो हम उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। और यहाँ पर a² - b² का फार्मूला आपने अप्लाई किया। नेक्स्ट यहाँ पर भी देखना सेम प्रोसेस है बेटा, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ पर फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद दो फैक्टर्स को 0 के साथ इक्वेट करना है। 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो दो आपको जीरोस मिलेंगे, एक का नाम होगा अल्फा, दूसरे का नाम होगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, -b बाई ए आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आएगा, c बाई ए आ जाएगा। अरे हाँ सर, जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला।
फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको क्या दे दिया जाएगा यहाँ पर, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दिया जाएगा और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल काटनी पड़ेगी। कैसे काटेंगे यहाँ पर देख लेना। सबसे पहला सवाल है हमारा सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे चुका है। सम ऑफ द जीरोस कितना है पहले वाले सवाल में 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है बेटा -1 है। तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देख लेना। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरो कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है। तो हम यहाँ पर देखना 1/4 को क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, -b/a लिख दिया। यहाँ से देखना हम कंपेयर करके इजीली काट सकते हैं वैल्यू। और अल्फा इंटू बीटा कितने आ रहा था हमारा यहाँ पर आ रहा था -1 आ रहा था और एक इसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। और यहाँ से देखना यहाँ से a की वैल्यू क्लियरली हमें मिल रही है। a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है हमारी 4। यहाँ से देख लेना, यहाँ से कंपेयर कर लेना a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, 4 आ रही है। और यहाँ पर c/a की वैल्यू -1 आ रही है। a की वैल्यू हम जानते हैं तो 4 लिखेंगे, अगर नीचे 4 आ गया तो ऊपर भी 4 आएगा। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं तो हमारा -4 बाई +4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी आप यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता है इस फार्मूले में डाल देना तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इजीली मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजीली मिल जाएगी। यहाँ से देखना सम ऑफ द जीरोस को यहाँ पर डालना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को यहाँ पर डालना। ये वाला कोई भी कर सकता है लेकिन मैं थोड़ा तो अच्छे लेवल का आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो देखना यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दे रखी थी तो हमने इसे -b/a लिख दिया। और यहाँ से क्लियरली हम a की वैल्यू कितनी मिल रही है 4 मिल रही है, a की वैल्यू 4 मिल रही है। तो हमने क्या कर दिया, a की वैल्यू 4 को इक्वेट करने के लिए ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया तो हमें यहाँ से c की वैल्यू -4 मिल जाएगी और a की वैल्यू 4 मिल जाएगी। लेकिन सर b की वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ देखना 1 = -b लिखा है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है ax² + bx + c। a की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 यहाँ पर डालेंगे, b की वैल्यू -4 है -1 है तो -1 डालेंगे, c की वैल्यू -4 है तो यहाँ पर डालेंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 दे रखा है और फिर अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है। हम जानते हैं c/a जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। यहाँ से क्लियरली मैं बोल सकता हूँ a की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है, a की वैल्यू कितनी है 3 है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्यों किया इसे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मुझे नीचे यहाँ पर देखना -b/a था, a की वैल्यू मैं जानता हूँ, a की वैल्यू लाने के लिए मैंने क्या कर दिया ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखना ये कितना हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। यहाँ से देखना a की वैल्यू अगेन 3 आ रही है इसलिए मैंने किया और c की वैल्यू 1 आ रही है। और -b की वैल्यू कितनी आ रही है, -b की वैल्यू 3√3 आ रही है। -b की वैल्यू 3√3 है तो प्लस b की कितनी हो जाएगी -3√2 आ जाएगी, -3√2 आ जाएगी मल्टीप्लाई करके माइनस के साथ। तो हम ऐसे काट सकते हैं। नेक्स्ट वाला सवाल देना, अल्फा प्लस बीटा कितनी थी 0 थी, अल्फा प्लस बीटा कितना था 0 था और ये -b/a के इक्वल था। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा कितना था, अल्फा इंटू बीटा √5 था। नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, 1 मान लिया तो a की वैल्यू क्लियरली दिख रही है मुझे, a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1 है बेटा, a की वैल्यू 1 है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर a की वैल्यू इक्वेट करने के लिए ऊपर और नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया ये क्या होगा 0/1 हो गया। a की वैल्यू यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रही है, a की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। b की वैल्यू कितनी होगी -b = 0 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5 हो जाएगी। और हम क्या करेंगे ऐसे वाले इक्वेशन में, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में हम इजीली यहाँ पर डाल देंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा सवाल देखना, हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना 1 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा भी क्या दे रखा है 1 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे देखना यहाँ पर 1 दे रखा है तो हम इसे 1/1 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। तो यहाँ से a की वैल्यू और यहाँ से
यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1/1 हो जाएगा। यहाँ से क्लियरली ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है, सी की वैल्यू भी 1 मिल रही है, और यहाँ से ए की वैल्यू 1 मिल रही है, और यहाँ से ए की वैल्यू माइनस बी मिल रही है, और यहाँ पर बी की वैल्यू -1 मिल रही है। कैसे मिली, 1 की वैल्यू अगर माइनस बी के इक्वल है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा, b = -1 हो जाएगा, b = -1, a = 1, c = 1। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यूज तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -1/4 के इक्वल है और अल्फा बीटा 1/4 के इक्वल है, तो ए की वैल्यू क्लियरली कितनी मिल गई, 4 मिल गई, ए की वैल्यू दोनों जगह पर 4 मिल गई, और सी की वैल्यू कितनी है, 1 मिल गई। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -1 के इक्वल है, तो माइनस से माइनस कट के बी की वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा बीटा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिख लिया, ए की वैल्यू क्लियरली 1 मिल गई, और यहाँ पर ए की वैल्यू 1 मिल गई, यहाँ से भी, और यहाँ पर 4 = -b है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b = -4 हो जाएगा। सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा इसे, अल्फा बीटा जो है जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है जहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, 24 है, अल्फा माइनस बीटा कितना है बेटा, अल्फा माइनस बीटा कितना है बेटा, यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेना, अल्फा प्लस बीटा 24 है, अल्फा माइनस बीटा कितना है, 8 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड किया मैंने दोनों इक्वेशन को तो क्या होगा, बीटा से बीटा कटेगा, 2 अल्फा = 32 हो जाएगा बेटा। यहाँ से देखना 2 अल्फा = 32 हो गया, अल्फा = 16 हो गया, और इसी अल्फा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर 16 माइनस बीटा = 8 है तो इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बीटा = 16 - 8 हो जाएगा, 16 - 8 कितना हो गया, 8 हो गया बेटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हम क्या बना रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। एक बात याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या करें, के के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, यहाँ पर 1 होगी तो डायरेक्ट मिलेगा, 2 होगी तो 2 भी निकल सकता है, 3 भी हो सकता है, यहाँ पर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पर अल्फा बीटा, ये वाला फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोस आप जानते हैं कितना है, 24 है, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे, कैसे करेंगे, 16 × 8 करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको मिल जाएगा, ये वाले फॉर्म में डालेंगे तो डायरेक्ट आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखने को मिल जाएगा बेटा। नेक्स्ट आपको कोई अननोन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 1 ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है और जीरो कितना है बेटा, उसका 2 है, तो वैल्यू ऑफ के काटनी पड़ेगी। कैसे काटेगा बेटा, यहाँ पर देखना, ये जीरो की वैल्यू को तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे पुट करेगा। जैसे यहाँ पर देख 2 की वैल्यू को मैं x की जगह रखता हूँ तो कितना होगा, 2² हो जाएगा, 2² कितना होता है, 4 होता है, 4 - 2 कितना होता है, 6 होता है। के की वैल्यू हमें पूछी गई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखना, यहाँ पर शायद मुझे आंसर में गड़बड़ी लग रही है, यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर x² की जगह क्या कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, और फिर क्या माइनस क्या रखा है, यहाँ पर 2 डालना है बेटा, यहाँ पर 2 डालेगा तो कितना हो जाएगा, ये देख लेंगे बेटा आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पर देखना, और ये किसके इक्वल हो रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 का मतलब क्या होता है, आंसर, ये वाली वैल्यू पॉलिनोमियल में डालने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 का मतलब यही होता है ना, तो हमें क्या यहाँ से क्या मिल रहा है, +2 + k, 2 प्लस, यहाँ पर ये सॉल्व मैंने करा, 2 + k = 0 हो गया, 2 + k = 0, तो k = कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा बेटा। आंसर एकदम सही था हमारा, -2 हो जाएगा बेटा। अरे हाँ सर, जो मैंने बोला बिल्कुल सही बोला, ये वाला आया कि नहीं आया, जल्दी बोले यार। यानी कि आपको जो 0 है उसे यहाँ पर इक्वेशन में पुट करना है और = 0 कर देना, के की वैल्यू इजीली काट सकते हो। यहाँ पर देखना, हमें क्या एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पूछा क्या जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट p = 1 बताओ, यानी कि x = 1 पे आपको वैल्यू बतानी है। यानी क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दोगे, x की जगह जहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आप क्या करोगे, x की जगह 1 पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा।
और यहाँ पर क्या दे रखा है, सेम दे रखा है बेटा यहाँ पर 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज ट्वाइस ऑफ द अदर, यानी कि एक जीरो जो अल्फा है वो किसके इक्वल है बेटा, बीटा का डबल है बेटा। जो बीटा है वो अल्फा का डबल कह सकते हैं, एक जीरो दूसरे का डबल है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक जीरो हमारा अल्फा मान लिया तो बीटा कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द अल्फा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ द अल्फा हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ द अल्फा हो गया। तो हमें क्या के की वैल्यू मालूम करनी थी, अल्फा प्लस बीटा कितना निकलेगा हमारा, बीटा की जगह हम 2 अल्फा को डालेंगे तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू 2 मिल गई तो हम यहाँ से क्या करेंगे, के की वैल्यू मालूम करनी थी, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए होता है, और हमारा सी है क्या है यहाँ पर, के है, के बाई 1 हो जाएगा, के बाई 1 हो गया। यहाँ पर देखना बीटा की जगह क्या डाल सकते हैं, 2 अल्फा डाल सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसे सॉल्व करते जाएंगे, 2 इंटू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के हो गया। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर हम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो के की वैल्यू हमें 8 मिल जाएगी। यार अच्छा सवाल था, ये वाला भी कर लेना बेटा, सेम सवाल है, आप ट्राई कर लेना इसे, अच्छा वाला सवाल है। मिसलेनियस में देख लेना बेटा, कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे, ये सवाल मैं करा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखना एक पॉलिनोमियल दे रखा है और कहा गया है अल्फा बीटा इसके जीरो से, अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो से हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेना अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखना p के साथ हमने क्या कर दिया, इस मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, हमने ये वाला टर्म मिल गया। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, इन दोनों टर्म में से माइनस p माइनस c में से माइनस कॉमन काट लिया, माइनस हमने क्या कर दिया, कॉमन काट लिया, तो हमें कितना मिला यहाँ पर p प्लस c मिल गया। अरे हाँ सर, जो भी कहा आपने बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि सम ऑफ द जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी जीरोस जो सम ऑफ द जीरोस हैं, यानी अल्फा हमारा जीरो है, बीटा हमारा जीरो है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस पी है, माइनस बी बाई ए काटेंगे तो कितना आ जाएगा, पी मिल जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, सी बाई ए के इक्वल होता है, यानी हमारा सी क्या है बेटा, माइनस पी प्लस सी है बेटा, हमारा सी क्या है, माइनस पी प्लस सी है, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है, ए कुछ नहीं है तो 1 है बेटा। यहाँ पर देख लेना ये वैल्यू हमें मिल गई है। और हम क्या क्या प्रूफ करना है बेटा, ये वाला टर्म हमें प्रूफ करना है। ये वाला टर्म प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम LHS उठाएंगे। इसका हमने LHS यहाँ पर लिख दिया, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू 1 कितना हो जाएगा, अल्फा, 1 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि ए अल्फा इंटू बीटा कितना हो रहा है, हमारा अल्फा इंटू बीटा हो रहा है माइनस पी प्लस सी हो रहा है, माइनस पी प्लस सी हो रहा है। और यहाँ पर देखना अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है, पी हो रहा है, और प्लस का प्लस 1 ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ से देखना हमारा माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 1 माइनस सी बचेगा, जो हमारा क्या था, RHS था बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया है। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये वाला भी आप ट्राई करेंगे, ये वाला हाँ अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लेना। यहाँ पर देखना क्वाड्रेटिक नहीं बेटा, यहाँ पर क्यूबिक दे रखा है, और इनके 3 जीरोस दे रखे हैं, और यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। आपको पता करना है कि ये जो है इनके जीरोस हैं कि नहीं, तीनों चीज़ें जो है इनके जीरोस हैं कि नहीं। सबसे पहले फॉर x इज इक्वल टू 1/2 है कि नहीं चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे सर, हम x की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे, आंसर हमें 0 आना चाहिए। x की जगह पर हमने ये डाल दिया तो हम सॉल्व करते गए, आंसर हमें 0 मिल गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो वाला हमारा नंबर है 1/2 जो है इस वाले पॉलिनोमियल का रूट है या फिर 0 है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट कर देख रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी ये वाला भी क्या है, हमारे इक्वेशन का रूट है, हमारे पॉलिनोमियल का रूट है। और यहाँ पर देखें x इज इक्वल टू -2 पुट कर देख रहे हैं तो ये भी कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है बेटा 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा गामा जो है हमारे यहाँ पर जीरोस हैं, 3 हमें जीरोस मिल गए, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, तीसरे का नाम गामा। तीनों के तीनों हम रिलेशन को यहाँ पर वेरीफाई कर देख लेंगे। ऐसे वाले सवाल बहुत कम आते हैं एग्जामिनेशन में।
ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तभी ट्राई करना, वरना मत करना बेटा, क्योंकि ऐसे वाले सवाल कम आते हैं। जितने भी मैंने बाकी कराया है उतने कर लेना। आपको कैसा लगा बेटा चैप्टर? थोड़ा सा फास्ट कराया क्योंकि मैंने फास्ट कंप्लीट करना था, बहुत छोटा चैप्टर था। फास्ट कंप्लीट किया, अप्रोक्सीमेटली हमने 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है पूरे चैप्टर को। तो बताओ बेटा कोई डाउट है? सर मुझे फैक्टराइज नहीं करना आता तो क्या करूं? देखो बेटा फैक्टराइज आपको दो चैप्टर में देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका ये पॉलिनोमियल में, दूसरा हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। दोनों के दोनों चैप्टर में सेम सवाल आएंगे बेटा, सिर्फ वहाँ पर फ़र्क इतना होगा, वहाँ पर इक्वल टू 0 कर दिया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट दे दिया जाएगा। दोनों में सेम प्रोसीजर रहेगा बेटा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा मानेंगे, वहाँ पर एक्स मानेंगे बेटा, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। फैक्टराइजेशन आपको किसी भी हालत में सीखना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन उतना बड़ा खेल नहीं है बेटा। एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं। सबसे पहले देख, फैक्टराइजेशन तो अच्छे से सीख ले यार, फैक्टराइजेशन तो इतनी अच्छे से सीख लें कि तुझे कोई से भी टफ इक्वेशन दे दिया जाए तो तुझे करने आनी चाहिए बेटा फैक्टराइजेशन के लिए। और फिर मैं तुझे एक ट्रिक बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम पहुँचेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ट्रिक पढ़ाया जा, एक ट्रिक नहीं बेटा, एक फार्मूला पढ़ाया जाता था जो कि है श्रीधराचार्य, या फिर उसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कह सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा? -b + और माइनस √b² - 4ac / 2 ये है। इस फार्मूले से भी तू क्या कर सकता है, तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है। मतलब यहाँ पर देख, तुझे फैक्टराइजेशन सीखना पड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे किसी भी हालत में सीखना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। अगर तूने फैक्टराइजेशन को अच्छी तरीके से सीख लिया है सिंपल इक्वेशन के लिए भी, तो अगर तेरे एग्जामिनेशन में कोई हार्ड लेवल की इक्वेशन आ गई और तुझे उसके फैक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तब तू क्या कर सकता है बेटा, अपने रफ शीट में उस वाला फार्मूला लगाएगा और एक्स के वैल्यूज़ मालूम करेगा। वो फार्मूला हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे बेटा, वहाँ से एक्स के वैल्यूज़ मालूम करेगा बेटा। अगर तुझे वहाँ से एक्स के वैल्यूज़ मिल गए हैं, डायरेक्टली एक काम कर दे, इस चैप्टर में आके अल्फ़ा बीटा लगा ले उसे। समझ में आ रही है ना बेटा बात? ये वैसे कोई बहुत हाईफाई लेवल की ट्रिक नहीं है बेटा, सिंपल लॉजिक है बेटा। सिर्फ आपका काम कितना था, एक्स के वैल्यूज़ मालूम करना था। अगर इस चैप्टर का सवाल है तो आप इसी से करोगे, वो वाला चैप्टर है तो आप वहाँ से या तो फार्मूला लगा सकते हैं या तो फैक्टराइज कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन में इतनी हाई लेवल की इक्वेशन नहीं आएगी कि आपसे वो सॉल्व ना हो। हाँ, वर्बल प्रॉब्लम में आ सकती है बेटा, वर्बल प्रॉब्लम में तो हाई लेवल का क्या काफ़ी हाई लेवल जा सकता है, लेकिन ऐसे सिंपल क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन आप इजीली कर सकते हो बेटा। फैक्टराइजेशन का करने का इतना ही सिंपल होता है कि आपने रियल नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना सबसे पहले, और आपको दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर करके देखना है। फिर यहाँ पर करके देखोगे तो आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा बेटा फैक्टराइजेशन किसी भी हालत में सीख कर जाना। अगर तेरे एग्जामिनेशन में बाई चांस कोई हाई लेवल आ गई बेटा, तो तब क्या करेगा तो तब सिर्फ क्या करेगा, फार्मूला मेथड से एक्स की वैल्यूज काटेगा, लेकिन रफ शीट में बेटा, रफ शीट में काटेगा। एग्जामिनर को, आपके इन्विजिलेटर को, आपके जो इवाल्वेटर को दिखाना नहीं है कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो। इवाल्वेटर को लगना चाहिए कि कितना अच्छा चालाक बच्चा है, डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, लेकिन स्टेप के मार्क्स होते हैं बेटा, इसका भी खास ख्याल रखें। ओके बेटा, फैक्टराइजेशन सीखना पड़ेगा यार। एक काम कर, तुझे फैक्टराइजेशन में अच्छी पीएचडी करना है तो एक काम कर, सबसे पहले एक काम कर, 8th स्टैंडर्ड की बुक उठा बेटा, मैथ्स की 8th की एनसीईआरटी उठा, उसमें सॉल्व कर। उसमें जो दे रखे हैं ना क्वेश्चन वो सॉल्व कर बेटा, उसमें थोड़े इजी लेवल हैं। फिर आ जाना 10th के फैक्टराइजेशन के लिए, यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन है, वहाँ से तो क्या कर सकता है, अपना फैक्टराइजेशन ठीक कर सकता है बेटा। सर मुझे आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं क्या मैथ्स में? पढ़ेगा तो मिल जाएगा बेटा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा बेटा। मैथमेटिक्स का एक बात बता देता हूँ, मैं यहाँ पर मैं जो है कैलकुलेशन सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया हूँ। कैलकुलेशन तो कोई सा भी टीचर सिखा देगा आपको, अपने स्कूल के टीचर समझा लेंगे। कैलकुलेशन समझाना कोई मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझाना मैथमेटिक्स है बेटा। कॉन्सेप्ट सीखेगा तो कैलकुलेशन अपने आप डेवलप करेगा। जैसे समझ तू एक काम कर रहा है, तेरे पास 100 सवाल है, 100 सवाल का तुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता है, लेकिन कैलकुलेशन तेरी अच्छी है, तो तू उसमें से एक क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर समझ तुझे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन नहीं आ सकती है, लेकिन तो फिर भी उसमें से 10 सवाल तो ट्राई कर सकता है। मेरा सिखाने का यही मकसद है बेटा कि कॉन्सेप्ट में मास्टर ही कर, कॉन्सेप्ट में मास्टर बन जा, तू कैलकुलेशन तो डेवलप कर सकता है।
अकेले रूम में बैठ के तो कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन बेटा कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकता। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको अच्छे लेवल का पढ़ना पड़ता है बेटा। समझ में आ गई होगी बेटा बात। हाँ, अगर तुझे आउट ऑफ आउट काटना है तो खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे मॉड्यूल्स सॉल्व करने पड़ेंगे बेटा। मॉड्यूल्स में सारे टाइप के सवाल हैं और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 100% लगा लेना बेटा। अगर तू कुछ नहीं कर रहा है, समझ यहाँ पर बात समझ। सिर्फ और सिर्फ तो क्या कर रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहा है, तो तेरा 50% मैथमेटिक्स वहीं पे ख़त्म हो गया। 50% मैथमेटिक्स बना होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। यहाँ भी देख लेना, मैं भी प्रीवियस ईयर के ऐसे ही लाता हूँ। यहाँ पर देख लेना, मॉडल पेपर में पूछा गया है। और यहाँ पर देख, जून 2020 में पूछा गया है, सितंबर 2020 में पूछा गया है। क्यों लाता हूँ यहाँ पर, एक लॉजिक समझो यार। मैं मैथमेटिक्स की बात कर देता हूँ। मैथमेटिक्स में जो पेपर बनाने वाला होता है ना, उसके दिमाग में क्या होता है, पेपर ऐसा सेट करना है कि सारे बच्चे इसे सॉल्व ना कर पाए और कोई भी बच्चा इसमें फेल ना हो। इसलिए क्या कर रहा है, प्रीवियस ईयर का एक ट्रेंड होता है बेटा, वही सवाल फिरा के दे जाएंगे और वैल्यूज इधर के उधर कर दिया जाएगा। तो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर को तूने अच्छी तरीके से समझ लिया है बेटा। प्रीवियस ईयर को आपको रटना नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। 50% आपका काम वहीं पर हो गया। अगर आपका 50% काम सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से ही हो रहा है, तो आप नेक्स्ट क्या कर सकते हो, आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगा सकते हो, या फिर आप हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा सकते हो। नेक्स्ट आप टेस्ट सीरीज देकर आप समझ सकते हो कि आप किस लेवल पर हो। दिस इज़ व्हाट अ प्रोसेस बेटा, ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। ऐसे तेरे हो सकते हैं बेटा आउट ऑफ आउट, वरना नहीं होंगे। और आपको एक बात याद रखना, एग्जामिनर चाहता है कि आप कैलकुलेशन में ज़्यादा ना फंसो। आप खुद अपने आप को कैलकुलेटिव बना रहे हैं बेटा, आप अपने आप को ज़्यादा कैलकुलेशन में फंसा रहे हो। जैसे यहाँ पर देख, एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। बेटा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और आपके पास यहाँ पर आर की वैल्यू आ रही है, समझ ले, यहाँ पर √78 आ रही है, समझ ले। अब आपका माइंड क्या सोचेगा, यहाँ पर देख यार, आपका माइंड क्या सोचेगा। यहाँ पर देख, आर की वैल्यू दे रखी है, सिंपल है, ऐसे वाले आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, मैं बता रहा हूँ फिर से, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि तुझे पेपर कैसे बनता है। यहाँ पर देख, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, √78 है, और तुझे एरिया ऑफ अ सर्कल काटना है, पाई आर स्क्वायर तो फार्मूला जानता है। अब तेरा दिमाग क्या सोचेगा बेटा, क्योंकि तूने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, साल भर तूने प्रैक्टिस नहीं की है, तो तेरा क्या दिमाग क्या सोचेगा, 78 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो आंसर यहीं पर मेरा, तेरा गेम फिनिश हो जाएगा बेटा अगर तू इसे नहीं समझेगा। यहाँ पर देख, √78 है, रूट काटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर देख, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तूने पाई की वैल्यू यहाँ पर से डाल ली, और आर की वैल्यू तू जानता है, आर की वैल्यू कितनी है बेटा, √78 है, √78 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तुझे स्क्वायर रूट काटने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। ये जो टॉपर बच्चे हैं वो जानते हैं ये वाली बात को, उनके लिए तो हलवा लग रहा है, लेकिन मेरा कहने का मकसद है, जिस ऐसा बच्चा जो प्रैक्टिस नहीं किया होगा साल भर, वो इसमें फंस के रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ से, प्रैक्टिस अब मॉड्यूल लगा के करेंगे, या फिर आप टेस्ट देकर करेंगे, या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे, या फिर कोई अच्छी बुक आप जानते होंगे तो सॉल्व कर लगा सकते हो बेटा। यहाँ पर भी बुक्स का ही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, कोई दूसरा ऐसे नया कंटेंट कोई नहीं पढ़ाया जा रहा है। जैसे आपको 12th का मैथ्स यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको 10th के कुछ अच्छे बुक्स मैं जानता हूँ वही कंटेंट पढ़ाया जा रहा है बेटा। अप्रॉक्सीमेटली 16 बुक्स का कंटेंट का निचोड़ यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा, कैलकुलेशन हम यहाँ से सीखने वाले नहीं हैं। अगर मैं कैलकुलेशन सिखाता बढ़ जाऊंगा, यहाँ पर देखना 1 घंटे में हो रहा है एक चैप्टर, अगर मैं कैलकुलेशन के साथ सिखाऊंगा बेटा 3 घंटे लगेगा एक चैप्टर, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ पर देख, 3 घंटे एक चैप्टर को कंप्लीट करने में, टीचर के लेक्चर में 3 घंटे लगेंगे। अगर तो यहाँ पर सिर्फ लेक्चर देखने में 3 घंटे लगा रहा है, तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेगा। तो एक काम करना, यहाँ से 1 घंटा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सीख ले, और फिर 2 घंटे क्वेश्चंस पे दे दे। प्रैक्टिस के लिए 2 घंटे दे रहा है, 1 घंटा लेक्चर के लिए दे रहा है, तेरा टाइम भी बच रहा है बेटा।
समझ में आ गया बेटा बात? तो अच्छी तरीके से पढ़ना यार।